आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। अब वक्त हो गया है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स लाइव के जुड़ने का। वो खबरें जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं, जो सीधे देश से सरोकार रखती हैं, ग्राउंड जीरो से सीधे सुदर्शन के संवाददाता आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज बड़े महत्वपूर्ण दिन है। आज एक तरफ राजनाथ सिंह अपना लखनऊ में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं, इस बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे अंशुमन दुबे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी भी अमेठी में आज नामांकन दाखिल करने वाली है कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले एक भव्य रोड शो, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, पूरी जानकारी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा से लेने का प्रयास। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक का दिन भी बेहद खास, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ खास हो सकता है, स्नेहल जोशी से जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार भी लिए चलेंगे आपको, जहां पर ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे उपस्थित रहेंगे बताने के लिए कि गृह मंत्री अमित शाह का जो आज दौरा होने वाला है उसे लेकर बिहार कितना तैयार है। साथ ही साथ मणिपुर में हो रहे हैं दोबारा चुनाव, फिर से चुनाव, रीपोलिंग, कितनी स्टेशंस पर होगी रीपोलिंग और कितनी खास तैयारी रहेगी, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगी तेजुतालो नाको। इसके साथ ही साथ केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बहुत खास, जेल जारी या मिलेगी बेल, बताएंगे मेरे सहयोगी आलोक झा। और छत्तीसगढ़ भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को खात्मा करने के लिए लगातार सेना मुस्तैदी दिखा रही है, बताएंगे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा। और बंगाल में बीजेपी किस तरीके से टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल रही है, इसे जानने के लिए चलेंगे सीधे ब्यूरो चीफ संगीता झा के पास। तो ये है हमारे वो तेज तर्रार रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो से आपके लिए हर एक तस्वीर लेकर आएंगे। रिपोर्टर्स लाइव ग्राउंड जीरो से शुरू करें और आइए रिपोर्टर्स लाइव का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तय समय पर यह नामांकन दाखिल किया गया। इसके पहले आपने देखा कि एक भव्य रोड शो किया गया और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज सुबह ही सबसे पहले उन्होंने हनुमान सेतु जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक किया और अब तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ सीधे मेरे सहयोगी अंशुमन दुबे इस वक्त बने हुए हमारे साथ। अंशुमन के पास चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अंशुमन, बहुत खास दिन आज राजनाथ सिंह के लिए, क्योंकि तीसरी बार लखनऊ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं और नामांकन भी अब दाखिल हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर के अंदर गए हैं वो, उन्होंने अपना नामांकन भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, साथ में पुष्कर धामी उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद है, सुषमा खरकवाल भी उनके साथ मौजूद है। तो भाजपा के समर्थकों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। अपने नेता को पर्चा भरते देखते और उनको नामांकन करते देखने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं में बिल्कुल सुबह से ही जोश था। वो बिना किसी के बुलाए लगातार यहाँ पे आ रहे थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है और अभी रुकने का थमने का नहीं, क्योंकि जाम की स्थिति बहुत तगड़ी है, लोगों को पहुंचने में बड़ी परेशानी हुई। लेकिन वो लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी गाड़ियां किलोमीटर दूर खड़ी कर करके वो लगातार पैदल पैदल यहाँ पहुंचने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। बिल्कुल सही बात है कि राजनाथ सिंह तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अटल जी की ये परंपरागत सीट बनाई गई थी, अटल जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, उसी को लेकर के वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के लखनऊ वासियों को कई सौगातें दी हैं। आगे भी कई सारी योजनाएं जो है वो बाकी है, शेष है, जिसको लेकर के जो उम्मीद की जा रही है यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कि अगली सरकार भी उन्हीं की बनेगी और विकास के कार्यों को और गति मिलेगी यहाँ पे, और लखनऊ का विकास के साथ साथ प्रदेश का विकास जो है वो सुनिश्चित होगा और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर विकास होगा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एक बहुत छोटा सा प्रश्न और बहुत छोटा सा उत्तर, उसके बाद मैं सीधे चलती हूँ रजत मिश्रा के पास, क्योंकि वहां पर भी अमेठी में भी स्मृति ईरानी इस वक्त भव्य रोड शो कर रही है। लेकिन अंशुमन, सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आपने जैसे कहा था कि भावनात्मक जुड़ाव है लखनऊ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी से। 1991 से जो सिलसिला अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया, वो रिश्ता आज
तक कायम है, भले ही चेहरे बदलते हों। और उस भावनात्मक रिश्ते को आज अगर कहें तो हमने उस वक्त भी महसूस किया जब रोड शो के दौरान ही एक एम्बुलेंस बीच में आती है। उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं का था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह स्वयं ये आह्वान करते हुए कि एम्बुलेंस को जगह देनी चाहिए। यानी रिश्ता कैसे कनेक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों का जोश में होश नहीं खोया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बड़ा महत्वपूर्ण हमने देखा। अंशुमन जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये भारतीय जनता पार्टी की एक संवेदना थी, मुख्यमंत्री जी की भी, और राजनाथ सिंह जी भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, काफी भावुक व्यक्ति हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस नहीं फंस रही है, उन्होंने की नजर पड़ी उनकी, तुरंत उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते नजर आए कि वो रास्ता खाली करें और एम्बुलेंस को जाने दें। किसी की व्यक्ति की, आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत होती है, उसको ये भली भांति समझते भी हैं, और वही उन्होंने प्रदर्शित भी किया। योगी आदित्यनाथ स्वयं भी एक महंत भी है, तो जाहिर सी बात है उनके मन में जिस प्रकार की भावना रहती है उससे लोग भली भाली परिचित हैं। जहाँ एक तरफ वो भू माफियाओं पे और क्या कहते हैं बाकी माफियाओं पे बहुत सख्त नजर आते हैं, वही आम आदमी के लिए उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही हृदय से निकलती हैं, बहुत ही भावनात्मक रूप से उनको जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। और लाडली अटल जी की सीट है। मैं 9th में था जब अटल जी यहाँ पे पहले बार चुनाव लड़ रहे थे, और मेरा इत्तेफाक ये रहा कि मैं पहला वोटर भी उनका बना था। पहला वोट जो दिया था, पहली बार अटल जी यहाँ लड़े, पहला वोट भी मैंने उसी वक्त दिया था। उसके बाद से मैं लगातार ये देखता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से यहाँ प्रेम मिला अटल जी के कारण। अटल जी ने ऐसा संबंध जोड़ा, उनकी वाक्पटुता की मधुर थी, वो इस प्रकार से हाजिर जवाब थे, इस प्रकार से विनोद प्रिय थे कि जब भी वो कुछ कहते थे लोगों में सोचता रहती थी कि अटल जी अब क्या बोल रहे हैं, अटल जी अब क्या कह रहे हैं या क्या कहने वाले हैं। वो चीजें जो उन्होंने संबंध जोड़े, उस संबंधों को कायम करने की जो परंपरा थी वो स्वर्गीय यहाँ पे लालजी टंडन जी ने भी कायम रखी। उसके बाद से यहाँ पे जब से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं राजनाथ सिंह जी, उनके न रहने पर उनके बेटे और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पे जन समाज के रहते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने की बात हो या जनता से मिलने की बात हो, उनके आने को करने की बात हो, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। राजनाथ सिंह भी यहाँ लगातार उनका आना जाना लगा रहता है, वो भी लगातार आके यहाँ दिल्ली में बैठ करके भी कार्यकर्ताओं के हालचाल लेते रहते हैं जी। तो इससे ये तो है कि जो भावनात्मक जुड़ाव यही महत्वपूर्ण है कि हमारा सांसद हमारे बीच आता रहे। जनता ये चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे बीच में रहे, हमसे जो समस्या है उसे सुनकर उसका समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये आधार तैयार किया और उसी आधार को कहते हैं नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती है। नींव मजबूत हुई और धीरे धीरे इमारत इतनी मजबूत हो गई कि आज 2014, 19 और 24 में भी कहा जा रहा है कि यहां पर यह सिलसिला लगातार जारी है और राजनाथ सिंह तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने वाले हैं। अब नतीजा क्या होगा 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से, लखनऊ सीट के लिहाज से इस जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन अमेठी में क्या स्थिति है, अमेठी में क्या संशय बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सीधे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा के पास चलते हैं। रजत, अमेठी स्मृति ईरानी नामांकन फाइल करने वाली हैं, कुछ ही सेकंड अब बाकी हैं, कुछ ही मिनट बाकी है, माफ कीजिएगा, कुछ ही मिनट बाकी हैं अभी, क्योंकि 12:15 का समय मुहूर्त के हिसाब से उनको दिया गया था। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक मैसेज देने की विपक्षियों को, खासतौर से कांग्रेसी खेमे को, जो अमेठी राहुल का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश। रजत। बिल्कुल, आपने देखिए जिसका जिक्र आपसे कुछ सेकंड्स पहले आपने किया कि जो सांसद ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, जो सांसद, जो व्यक्ति लोगों के बीच आता जाता रहेगा, मिलता रहेगा, उसके रिपीट होने के चांसेस बढ़ते हैं और इसी का कुछ ना कुछ फायदा स्मृति ईरानी को अमेठी में मिल सकता है। राहुल गांधी जब सांसद थे तब अमेठी की जनता से एक दूरी थी, एक डिस्टेंस था। अब स्मृति ईरानी जब सांसद बनी उसके बाद से, स्मृति ईरानी हार भी गई थी, उसके बाद से भी लगातार वो अमेठी आती रही, अमेठी की जनता के साथ एक कनेक्शन स्मृति ईरानी ने बना के रखा और आज उसी का फायदा स्मृति ईरानी को सीधे तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी भले ही एक बार फिर से ताल ठोकने की तैयारी अमेठी से जरूर कर रहे हो, लेकिन अमेठी की जनता ने क्या तय किया है, क्या अमेठी की जनता के मन में है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन माहौल अगर भापने की बात करेंगे आप कि माहौल में किस तरीके की गर्मी है, किसका चर्चा ज्यादा चल रही है, तो वो आपको सबकी जुबान पे स्मृति ईरानी का नाम सुनाई देगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक गैप क्रिएट किया, एक जो वैक्यूम बना अमेठी और राहुल गांधी के बीच में, उसका नुकसान राहुल गांधी को पिछली बार चुकाना पड़ा था और उनको हार का सामना करना पड़ा था। 55,000 वोटों का अंतर था स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। अभी तक जो मैच है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में वो 50-50 का है। 2014 में स्मृति
ईरानी हारी, 2019 में जीती और अब 24 की तैयारी है। तो ये तीसरा मैच किसके पाले में जाएगा, कौन इसमें जीतेगा, कौन इसमें हारेगा, ये इसमें अमेठी की जनता तय करेगी। लेकिन अगर आप रणनीति के तहत बात करें, किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए खासतौर पर बनाई, क्योंकि हॉट सीट है और प्रतिष्ठा की सीट है। खासतौर पर अगर आप बात करें बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि अगर ये हार गए तो 80 में से 80 वाला जो दावा था वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। और अगर स्मृति ईरानी यहां से हार गई तो भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक भी लगेगा, एक झटका भी लगेगा। और अगर कांग्रेस जीती, राहुल गांधी जीते, तो एक तुक्के की जीत भारतीय जनता पार्टी की थी, ये एस्टैब्लिश करने में कांग्रेस पार्टी सफल हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रतिष्ठा की सीट है। बड़ी सोच समझ कर बनाएगी रजत। आपको नहीं लगता कि पहले देखिए, अभी कल उनका स्मृति ईरानी का अयोध्या जाना, वहां रामलला के दर्शन करना और उसके बाद एक संकेत देना कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। इसी बीच हमने देखा कि पहले ये सुगबुगाहट हो रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी का अयोध्या पहुंचकर ये मैसेज देना, यानी स्ट्रैटेजी बीजेपी बड़ी सोच समझकर बना रही है। क्या ये स्ट्रैटेजी किसी तरीके का दबाव बना पाएगी कांग्रेस पर? क्योंकि कांग्रेस की टीम भी, जैसे आपने पिछले बुलेटिन में इसका जिक्र भी किया था, कि कांग्रेस की टीम भी इस बार जमीन पर उतरकर काम कर रही है। देखिए, एक रणनीतिक लड़ाई है इस समय भारतीय जनता पार्टी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में कि किसकी रणनीति सफल होती है। जिस बात का जिक्र आपने किया, राम मंदिर के दर्शन करना, कल हनुमानगढ़ी में स्मृति ईरानी एक सामान्य दर्शनार्थी बनकर, एक सामान्य महिला बनकर वहां पर दर्शन करने पहुंची थी। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, किसी तरीके का कोई पुलिस या प्रबंध नहीं था, एक सामान्य श्रद्धालु की तरीके से स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने वहां पर दर्शन किया। ये एक जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश स्मृति ईरानी लगातार कर रही है। कल अमेठी में जब वो वापस आई तो स्कूटी पर बैठकर अपने लिए समर्थन मांगने के लिए खुद निकल पड़ी। तो ये जो कनेक्शन बनाने की कोशिश है, ये दिखाने की जो कोशिश है कि वो इस अमेठी के लिए हर समय मौजूद है, अमेठी की जनता के लिए हर समय मौजूद है, उसका फायदा रणनीतिक रूप से तो स्मृति ईरानी को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ साथ जो एक बिहाइंड द कर्टन जो टीम काम करती है, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको संगठन कहते हैं, उसकी भूमिका खासतौर पर और महत्वपूर्ण है। क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, संगठनात्मक स्तर पर जो रणनीति तैयार होती है वही दरअसल लक्ष्य और उद्देश्य जीत तक पहुंचाती है। और भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत रही है कि संगठनात्मक स्तर पर ही तैयारियां करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा भी जाता रहा है। मैं बिहार चलना चाहूंगी अपने इसी प्रश्न के साथ, जहां पर ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे को मैं देख पा रही हूं। अंजनी, बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं आज। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आज अमेठी और लखनऊ की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में आज खास तौर पर झंझारपुर, बेगूसराय की चर्चा हो रही है। जैसा मैंने कहा कि संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति बनाती है और स्टार प्रचारक जिस तरह से उतरते हैं उसमें वो तमाम तैयारी नजर आती है। बिहार दौरे पर अमित शाह की हुंकार को लेकर क्या देख पा रहे हैं, कैसी तैयारी? ओवर टू यू अंजलि। जी लावनी, देखिए बता दूं, आपने जो जिक्र किया कि सांगठनिक तौर पर जो है बीजेपी काम करती है और संगठन के तौर पर वो रणनीति बनाती है, जिस रणनीति के तहत जो है वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं। और यही रणनीति बनाई गई है चुनाव को लेकर के भी, कि जितनी रैलियां अब तक हुई हैं, अधिकतर देखें तो जो सहयोगी दल है जदयू के उम्मीदवारों के लिए जो की गई है, तीसरे चरण में जो चुनाव होने, उन तीसरे चरण में जो जिन 5 सीटों पर चुनाव होने, उन 5 सीटों में 3 सीट जो है वो जदयू के खाते में है, जदयू के उम्मीदवार वहां, जबकि 1 सीट जो है वह बीजेपी के कोटे से है, बीजेपी के उम्मीदवार है, और 1 सीट पर लोजपा और रामविलास गुट के उम्मीदवार है। तो इन 5 सीट पर इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई हुई कि जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत जो तमाम बड़े नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें या फिर राजनाथ सिंह की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम बड़े नेता जो है वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो है वह अमित शाह की रैली है, जिस रैली को देखें तो एक तो झंझारपुर में है, जहां पर से पिछली बार भी जो उम्मीदवार जो है वो जीते थे और वर्तमान में उन्हें भी टिकट दिया गया है, फिर से एक बार जो है वह चुनावी मैदान में है। तो वही बेगूसराय, जहां के चौथे चरण में चुनाव होने हैं, उन चौथे चरण के चुनाव के लिए गिरिराज सिंह के लिए जो है वह प्रचार करेंगे अमित शाह। तो जिस तरीके से रणनीति बनाएगी, उस रणनीति के तहत यहाँ भी यह है कि 40 सीटें हैं बिहार के लिए, उन 40 की 40 सीटों पर जो है वह एनडीए का कब्जा हो। और जो सहयोगी दल है, उन सहयोगी दलों के लिए जो है वह लगातार प्रधानमंत्री खुद जो है
वह भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वह भी लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो और भी कई जगहों पर अंजलि, महत्वपूर्ण ये है कि 40 सीटें 400 पार के लिए 40 सीटें बड़ी मायने रखती है, लेकिन इन्हीं 40 सीटों पर इस बार विपक्षी गठबंधन में खास तौर से अगर मैं तेजस्वी यादव की बात करूं, वो जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, वो जिस तरह से आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, वो जिस तरह से ग्राउंड पर उतर रहे हैं, क्या उसका एक इंपैक्ट पड़ सकता है इस 400 पार वाले नारे पर? देखिए, 400 पार वाला जो नारा है या फिर 40 की 40 सीटें जो एनडीए के कब्जे में आने की बात कही जा रही है, एनडीए जीतने की बात कही जा रही है, वो तो अलग है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंडी गठबंधन के जो नेता है उनमें से सिर्फ एकमात्र तेजस्वी यादव जो है वह जो है वह मैदान में है। उनके साथ जो वीआईपी के मुकेश सहनी, ये दोनों ही जो है वो कमान संभाले हुए हैं चुनाव प्रचार का। कोई बड़े नेता जो है वो एक बार राहुल गांधी भागलपुर में गए हैं, भागलपुर के अलावा और कहीं पर भी वो नहीं जा पाए हैं। खड़गे गए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, इसके अलावा कोई भी और बड़े नेता जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है वो इस चुनावी रैली में जो है वो नहीं आए हैं, चुनाव के लिए जनसभाओं को जो है वो संबोधित नहीं कर रहे हैं। अकेले जो है वो तेजस्वी यादव जो है वह इन चीजों को लेकर के चल रहे हैं और उनका दावा है कि जो इस बार जो रिजल्ट होगा वह चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। रिजल्ट चौंकाने वाला होगा और इसीलिए चौके और चक्के लगाए जा रहे हैं। इस प्रचार की इस कड़ी में अभियान को धार दी जा रही है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह तो आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्नाटक में वो गरज रहे हैं, कर्नाटक में भी उनकी उपस्थिति, लेकिन कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र बेहद खास होगा। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं लोकसभा की और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये सभी सीटें एनडीए के पक्ष में करने के लिए खास तौर से रणनीति तैयार की गई है। ग्राउंड पे मेरी सहयोगी स्नेहल जोशी को मैं देख पा रही हूं ग्राउंड जीरो से। सीधे स्नेहल के पास चलते हैं और महाराष्ट्र आज कितना तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस अभियान को लेकर? बिल्कुल लावनी, कुल 3 जगह पर आज महाराष्ट्र में मोदी जी की सभा है। मोदी जी को सुनने के लिए वैसे ही महाराष्ट्र की जनता जो है वो ललायित होती है और वैसे ही आज भी हर एक जगह पर कम से कम 20 लाख लोगों की उपस्थिति हो, इस तरीके की व्यवस्था की गई है और हर जगह मोदी जी को सुनने के लिए जिस तरीके से जो सामान्य जनता है वो भी वहां पर आने के लिए उत्सुक भी नजर आ रही है। तो वही बात करते हैं इन तीनों जगह की, तो ये तीनों हाई वोल्टेज जो है वो जगह है, क्योंकि रणजीत सिंह निंबाळकर नाइक हो या फिर जो अजित दादा पवार जी की बीवी जो है सुचित्रा जी, उनके लिए यानी ये महायुति के लिए महत्वपूर्ण आज की जो है वो बैठकें होने वाली है, ये सभाएं होने वाली है और इसीलिए एक अलग आज का जो है वो रूप रंग दिखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले मोदी जी आए थे, वहां पर कुछ तरीके से अलग व्यवस्था जो है वो प्रशासन के ओर से जो की जाती थी वही की, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो सामान्य जनता के माध्यम से भी की जा रही है। इन पर सोलापुर में है तो वही सोलापुर की चादर जो है वो अलग से बुनकर उन्हें गिफ्ट की जाने वाली है। तो वही पूना में जहां पर एक पगड़ी का महत्व होता है, फेटे का महत्व होता है, तो एक अलग फेटा पुणे की जनसभा को लेकर बड़ी तैयारी है। सुनने में आ रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 लाख लोग आने वाले हैं इस जनसभा में। 20 लाख लोगों की व्यवस्था है लावनी, टोटल 20 लाख लोग पूना की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। उनके लिए अलग से रास्ता डिसीजन दिया गया है कि इस रास्ते से वो मैप भी जाहिर हो चुका है कि आज शहर में किस रास्ते से आवाजाही होगी और उसके तरीके से पूर्ण तरीके से व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने बनाई है। यानी तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा है और ये दौरा कोई आम दौरा नहीं है। ये वो प्रचार है जो 400 पार के पूरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर तोड़ मेहनत के अंतर्गत आ रहा है। अब क्योंकि लगातार हम चुनावी माहौल में हैं, इसलिए कहीं कहीं पर रीपोलिंग की तस्वीरें भी आ रही है। मैं सीधे लिए चलती हूँ आपको तेजो तालुनाको के पास, क्योंकि मणिपुर में रीपोलिंग फिर से होनी है। बार बार रीपोलिंग की स्थिति पूर्वोत्तर में बन रही है। इस बार मणिपुर से ये तस्वीर आ रही है। जो हम तेजो तालुनाको हमारे साथ हैं जो पूरी डिटेल्स देंगी। मणिपुर को लेकर क्या तैयारी है इस बार इस रीपोलिंग को लेकर? जी तेजो, 30 तारीख को फिर से मणिपुर में 6 पोलिंग स्टेशन में रिपोल होने हैं। उन 6 चलिए तेजो मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए तेजो। जी, यहाँ की नेटवर्क स्टेबिलिटी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। लेकिन अभी जहाँ मेरी जानकारी है यहाँ पर
मणिपुर में फिर से 6 पोलिंग स्टेशन पे रिपोल होने जा रहे हैं 30 तारीख को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक के टाइम दिया है ईसीआई ने। और वो 6 पोलिंग स्टेशन है, चार जो है उखरुल जिले में पड़ेंगे और एक जो है चिंगाई और एक करोन में पड़ेंगे। और ये 2 जगह है सेनापति जिला और उखरुल जिला में हो रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस में भी दिखाई दिया कि ईवीएम्स मशीन और वीवीपैट की मशीन्स को तोड़ दिया गया था पिछली बार की 26 सेकेंड फेस आउटर जी। तो उस सोशल मीडिया वायरल वीडियोस की जरिए हम सब ने देख पाए। चलिए शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर रीपोलिंग हो रही है 6 पोलिंग स्टेशन है मणिपुर में, जहां पर 26 अप्रैल को हमने देखा था कि हिंसा हुई थी, ईवीएम को तोड़ दिया गया था और इसके बाद से डिसीजन लिया गया कि रीपोलिंग होगी। 30 अप्रैल को ये रीपोलिंग होनी है। क्या तस्वीर होगी जानेंगे, लेकिन आइए अब सीधे रुक करते हैं। आलोक झा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत खास दिन है आलोक, आज खासतौर से हेमंत सोरेन के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जेल या बेल। ओवर टू यू आलोक। के बाद सुनवाई ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं न कहीं विपक्ष चुनाव को प्रभावित करता है और कहीं न कहीं चुनाव से अरविंद केजरीवाल को दूर करने की। चलिए आलोक का आपकी आवाज तो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जेल या बेल, नजर बनी रहेगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।